शर्जील इमाम गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एएमयू में इसने एक स्पीच दी। अलीगढ़ में जाके इसने एक स्पीच दी। इसने बोला कि साहब जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन नेक को हम ब्लॉक कर देंगे तो भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है वहां से जा नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, जा नहीं पाएगी। और जब वो इंडियन आर्मी वहां से जा नहीं पाएगी तो फिर वो असम वगैरह ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये आइसोलेट हो जाएगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या NRC या ऐसी भी कोई चीज से शाहीन बाग का अब ताल्लुक नहीं रह गया है। What they have created in Chicken Neck is a jihad corridor. जिन्ना was responsible for the partition of India और जिस आदमी की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी थी जिन्ना ने, जिस आदमी की वजह से करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, लाखों दर लाखों लोग मारे गए, उस आदमी को हीरो बना के उसकी फोटो लगा रखी। एक बार जब आपने अपने आप को भारत से ही निकाल दिया, खुद ही बोल के अपने आप को आपने ऐसा महसूस करा दिया कि हम भारत से अलग हैं, तो फिर आप उसके अंदर क्यों जाना चाहते हैं? उस CAA के अंदर आप कहते हैं कि उसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं लिखा। आप अपने राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं हो सकते 2 साल पहले, लेकिन आज आप खड़े होकर झंडा फहरा फहरा के जोर जोर से जनगण मन गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट कर रहा है। कोई ना कोई तो पॉलिटिशियन है, कोई ना कोई तो बिजनेसमैन है जो फंड कर रहा है, वरना कोई बेवकूफ है रोज आपको बैठ के बिरयानी खिलाएगा और आपको चाय पिलाएगा। मैं आज एक और टर्म देना चाहता हूं, अर्बन जिहादी। ये अर्बन जिहादी कौन है? ये खुद हाथ में लेके हथियार ये जाते नहीं है जिहाद लड़ने के लिए। ये यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, ये जर्नलिस्ट्स हैं, ये आम लोग हैं जो कि हर एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। दीपक चौरसिया को मारा गलत है, बट ये लोग बट वाले हैं। ये हर चीज में बट डालते हैं। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करा, बहुत बुरा करा, मगर तो बट आ गया, मगर आ गया, इफ आ गया, वाई आ गया। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डालना। दीज आर द पीपल हु एक्चुअली आर अर्बन जिहादीज। ये लोग कलम से जिहाद करते हैं, ये लोग ट्विटर से जिहाद करते हैं। वैभव, इस बार जो शाहीन बाग में हुआ और शाहीन बाग से कुछ चीजें निकली हैं बाहर, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि कुछ अपने जो मेरे थॉट्स हैं, दिल में बातें हैं, वो बताऊं। ख़ासतौर से हम बात करते हैं जो शर्जील इमाम है, जिसका रिपब्लिक TV ने एक्सपोजे भी करा था और उसका काफ़ी कुछ सामने उसके वीडियो सामने आए थे जिसमें वो खुद एडमिट कर रहा था कि उसने शुरू करी है ये। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। शाहीन बाग का पूरा जो मास्टरमाइंड था कि सबसे पहले लोग जान लें, ये JNU का स्टूडेंट था। अभी मुझे ऐसा पता लग रहा है कि शायद उसने JNU छोड़ दिया हो, लेकिन JNU का ही है ये और वहीं पे रहता है। क्योंकि JNU में एक बार कोई पढ़ ले, वो JNU से दूर नहीं जाता। वहीं पे आसपास वो घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन खास तौर से मिलती है JNU में, वो ऑक्सीजन JNU के गेट्स के बाहर नहीं है। उसके बाद तो हकीकी दुनिया है ना बाहर। एक बार JNU का गेट आपने, वो साबरमती ढाबे के आसपास, ये 70 साल की उम्र तक भी वहीं पे साबरमती के आसपास ही रहेंगे इनका, और कहीं बात बनने नहीं वाली। बहरहाल शर्जील इमाम की ये स्टोरी है कि उसने PhD करा था दंगे पे, राइट्स पे। उसका एक्चुअली जो थीसिस उसने लिखा था, वो उसने लिखा था राइट्स पे। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है? और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो शर्जील इमाम ने ये स्टडी करा है और PhD में तो बहुत, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन PhD। शर्जील इमाम ने कहाँ दंगे हुए, खासतौर से हिंदुस्तान में 1947 के पहले, 1947 के बाद, उन दंगों के क्या असरात हुए, उनमें कौन सी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व थीं, दंगे खास तौर से कैसे माहौल में होते हैं, कौन दंगे करवाते हैं, दंगे रुकते कैसे हैं, दंगे शुरू कैसे होते हैं, ये शर्जील इमाम ने पूरी रिसर्च करी। इससे भी कहीं गुना ज़्यादा रिसर्च करी दंगों पे। तो जब उसका PhD कंप्लीट हुआ तो ये बन गया दंगों में एक्सपर्ट। अब इसने क्या करा है बाबू?
शर्जील इमाम गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एएमयू में इसने एक स्पीच दी। अलीगढ़ में जाके इसने एक स्पीच दी। इसने बोला कि साहब जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन नेक को हम ब्लॉक कर देंगे तो भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है वहाँ से जा नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, जा नहीं पाएगी। और जब वो इंडियन आर्मी वहाँ से जा नहीं पाएगी तो फिर वो असम वगैरह ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये आइसोलेट हो जाएगा। अब चिकन नेक मैं दोस्तों को बता दूं अपने जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि चिकन नेक है क्या है, 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है वैभव। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है। दिस इज द लैंड रूट। ये चाइना के वॉर प्लान्स में शामिल है कि किस तरीके से आप चिकन नेक को आप चाइना जंग के दौरान आइसोलेट कर देगा, काट देगा। और भारत के प्लान्स में ये है, आर्मी के प्लान्स में, कि किस तरीके से हम चिकन नेक को बचाएं। अब चिकन नेक इंपॉर्टेंट है ये तो क्लास 12th का बच्चा भी जानता है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि शर्जील इमाम ने साहब चिकन नेक का नाम ले लिया तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हो गया है, उसको आईएसआई पट्टी पढ़ा रही है। बात वो नहीं है। हाँ, आईएसआई पट्टी पढ़ा रही है, बात दूसरी है चिकन नेक को लेकर। मैं दूसरी बात बताता हूं। ये तो बच्चे को पता है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चिकन नेक, 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है, ये बात तय है। शर्जील इमाम किसको आह्वान कर रहा था वहां पे, किसको बुला रहा था कि आप रोड ब्लॉक करिए? कह रहा था मेरे मुसलमान भाई आओ वहां पे। चिकन नेक का जो डेमोग्राफी है वो पिछले 15-20 साल में चेंज हो गई है। वहां पे बांग्लादेशी मुस्लिम आके सेटल हुए हैं, वहां पे रोहिंग्यास कुछ आके सेटल हुए हैं, और वहां पे रेडिकलाइजेशन का गढ़ बन चुका है पूरे चिकन नेक के एरिया में। अब क्या होगा कि जब भी कोई दिक्कत होगी और इंडियन आर्मी यहां से जाएगी चिकन नेक के थ्रू नॉर्थ ईस्ट, लैंड रूट जो है, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, लेकिन लैंड रूट में हवाई जहाज से आप ज़्यादा ट्रूप्स मूव नहीं कर सकते, आपको तो ट्रूप लैंड से ही मूव करने हैं, हैवी इक्विपमेंट जो है लैंड से ही मूव करनी है। उस समय शर्जील इमाम जैसा कोई नेता या कोई रेडिकल ये आह्वान करेगा, ये आवाज़ देगा, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पे आ जाएंगे। जैसे इन्होंने शाहीन बाग ब्लॉक कर दिया था। अब हम लोग नोएडा में जो रहते हैं या गाजियाबाद में रहते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम है, आधे घंटे का रास्ता आपका 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो जिसमें आप 30 मिनट पे पहुंचते थे, अब आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये करा ना इन्होंने। तो ये टेस्ट केस था। देखिए, शाहीन बाग वॉज अ टेस्ट केस। लोग समझते नहीं है। लोग, कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी वाला वो अपने नजरिए से देख रहा है इसको, आम आदमी पार्टी वाला अपने नजरिए से देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी ऑफ कोर्स उसका एक तीसरा नजरिया अपने नजरिए से देख रही है कांग्रेस पार्टी। बट इसमें एक चौथा नजरिया भी है जो कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है, जो कि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और वहां के लोग बेवकूफ बना दिए गए। मैं बात कर रहा हूं अपने शाहीन बाग की। वहां के लोग बेवकूफ बना दिए गए, कुछ वो इन्वॉल्व भी हैं और कुछ वो बेवकूफ बना दिए गए। अब कैसे बेवकूफ बना दिए गए? देखिए, टेस्ट केस था। पानी कितना गर्म है, आप हाथ डाल के टेस्ट करते हैं पानी कितना गर्म है। जब तक पानी आपका हाथ जला ना दे बिल्कुल, तब तक आप कंफर्टेबली हाथ डालते रहते हैं पानी के अंदर। ज़ियाउल हक ने बोला था अफगानिस्तान के लिए, फर्स्ट अफगान जिहाद में, द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। ये ज़ियाउल हक के वर्ड्स हैं। जनरल ज़ियाउल हक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री डिक्टेटर, उसने बोला था द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। ये लोग यही कर रहे हैं शाहीन बाग से। द वाटर, शाहीन बाग इज नॉट अबाउट CAA। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या NRC, या ऐसी भी कोई चीज से शाहीन बाग का अब ताल्लुक नहीं रह गया है। वॉट दे हैव क्रिएटेड इन चिकन नेक इज अ जिहाद कॉरिडोर। आपने क्या करा कि आपने रोहिंग्याज वहां पे सेटल करे, आपने बांग्लादेशी मुस्लिम्स को वहां पे सेटल करा। जो वहां पे इंडियन मुस्लिम्स थे उनको बेचारों को गायब कर दिया आपने, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, बांग्लादेशियों का कल्चर अलग है। थोड़ी सी जबान में 2-4 लफ्ज़ हैं ऊपर नीचे जो वो लोग बोलते हैं, लेकिन आपने उनको गायब कर दिया वहाँ पे और बाहर के लोगों को आपने सेटल कर दिया। अब आपने वहाँ पे कॉरिडोर में सबको सेटल कर दिया है एक बार वहाँ पे, और यहाँ से किसी ने आवाज़ दी कि आ जाओ सड़कों पे, ब्लॉक कर दो। तो जैसे इन्होंने शाहीन बाग ब्लॉक करा, ये सिलीगुड़ी की कॉरिडोर ब्लॉक कर देंगे। और एक बार आपने कॉरिडोर ब्लॉक कर दी, फिर इंडियन आर्मी कैसे जाएगी वहां पे? चिंता का विषय यह नहीं है कि शर्जील इमाम ने चिकन नेक को ब्लॉक करने की बात करी, क्योंकि वो 12th क्लास का स्टूडेंट भी जानता है वैभव। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने एक्चुअली प्लान्स बनाए हैं
और एक बड़े प्लान के तहत उसको एक जिहाद कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। और यह बात हमें समझनी चाहिए, शाहीन बाग जो है टेस्ट केस था, दिल्ली वाले सब परेशान हैं, पर यहां पे आर्मी की मूवमेंट नहीं है। लेकिन वहां पे उसने खुद अपने मुंह से बोला है, उसने अपने मुंह से बोला है कि साहब आर्मी को आप मूवमेंट, और आपको ज्यादा देर तक रोकने की जरूरत नहीं है। खुद कह रहा है शर्जील इमाम कि यह बात नहीं है कि आपने परमानेंटली उसको रोक दिया, अगर आप 1 महीने भी रोक दें तो बहुत है। 1 महीना रोक दें, लड़ाई में 1 महीना बहुत होता है, लड़ाई में 1 दिन बहुत होता है वैभव, ये तो महीने की बात कर रहा है। नहीं, ये तो देखिए वैभव, उसने एयरफोर्स का वर्ड यूज करा, ये सब लोग जो है ना, ये एक, दिस इज 5th जनरेशन वॉरफेयर, दिस इज हाइब्रिड वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक। अब कुछ और पार्टीज वाले कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का एजेंट है, कोई बीजेपी, ये टीवी डिबेट्स में तो ये सब बकवास करते ही हैं कि इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच बात यह है कि बाहर की ताकतों का एजेंट है वो, उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसके मुंह से निकल गया, उसने बक दिया वहां पे, और बक दिया, वो एक्सपोज हो गया। अब वो he'll be arrested shortly I think, और he has been arrested, I'm not aware, but FIR 2-3 स्टेट्स ने फाइल कर दिया उसके ऊपर। अब वो कहाँ बच के जाएगा, उसको पकड़ के डालेंगे अंदर। अब देखिए वापस अलीगढ़ पे आते हैं, उसने अलीगढ़ में बात क्यों कही? हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है वैभव, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। वो नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी में भी जा सकता था, है ना? वो, आप बनारस के हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जा सकता था, लेकिन उसको जूते पड़ते वहां पे। अगर BHU जाता तो शायद फिर वापस नहीं आता वहां से। एमिटी में भी मार पड़ती, उसको हर जगह से मार पड़ती। वो गया AMU, क्योंकि AMU में कुछ ऐसे तत्व हैं, AMU के स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन AMU में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने जिन्ना को ऑनरी मेंबरशिप दी थी। आज भी जिन्ना की फोटो वहां पर टंगी है AMU में। और वो कहते हैं साहब कि ठीक है हम लोग नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब क्या हुआ अगर जिन्ना की फोटो लगा दी AMU में, क्या हुआ साहब अगर जिन्ना की फोटो टंगी, ऐसा क्या है? उनका फ्रीडम है, बात फ्रीडम की नहीं है। जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा हो, जिसने तुम्हारे माँ बाप के हाथ काटे हों, तुम उस इंसान की फोटो अपने घर पे लगाओगे? अगर हिम्मत हो तो लगाओ, फिर जिन्ना की लगाना वहां पे फोटो। जिन्ना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जिस आदमी की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी थी जिन्ना ने, जिस आदमी की वजह से करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, लाखों दर लाखों लोग मारे गए, उस आदमी को हीरो बना के उसकी फोटो लगा रखी है। भाई आपने किसी की फोटो लगा रखी है, आप उसको कुछ मानते हैं इसलिए तो फोटो लगा रखी है। आपने किसी बुरे आदमी की तो फोटो नहीं लगाई ना वहां पे, आपने जिन्ना की फोटो लगाई है, क्यों लगाई है वहां पे? तो ये पूरा जो मूवमेंट चला था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मूवमेंट चला था, पूरा देश के बंटवारे का। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा यह मतलब नहीं है कि वहीं पे अलीगढ़ में यही सब अलगाववाद की बातें होती हैं, ये बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर था, क्या नाम है, आई फॉरगेट, एनीवे हिज नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसने क्या बोला कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो चाहे तो किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकती है। तो इस पर वैभव मुझे 2 बातें कहनी है। पहली चीज तो यह है कि भाई आप ये कहते हैं कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है ना, मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो किसी भी मुल्क की किस्मत बदल सकती है बेहतरी की तरफ। मुसलमान एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान अगर यहां पे है तो उसको यहां से यहां ले जा सकती है। जिस मुल्क में जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं। आपको यह कहना चाहिए। आप ये कहते हैं साहब हम तो किसी को भी बर्बाद कर देंगे, ये कौन सा क्वालिफिकेशन होता है भाई कि हम किसी को बर्बाद कर देंगे? दूसरी चीज, आप जब कौम कहते हैं, इसने जब उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के ने जब कौम बोला तो ही मेंट कि कौम से के मतलब मुसलमान कि मुसलमान। अब आप एक बात बताइए, आप खुद अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम अपने मुल्क से अपने आप को अलग समझते हैं। आपने खुद ही अपने मुल्क से अपने आप को निकाल दिया ना। कौम तो भारत है, हम सब एक ही कौम के हैं वैभव। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हम सब भाई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लोग दुहाई देते हैं वो तो वही कहता है। भाई आर्टिकल 14 का गाना गा रहे हो, जरा पढ़ तो लो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है। अब देखिए, इन्होंने ये बोला कि साहब ये कौम, मतलब अपने आप को इन्होंने भारत से निकाल दिया इस लड़के ने,
और यही लड़का इससे परेशान है कि सीए से भी हमको निकाल दिया। तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। ये देखिए, अब मैं समझाता हूं। एक बार जब आपने अपने आप को भारत से ही निकाल दिया, खुद ही बोल के अपने आप को आपने ऐसा महसूस करा दिया कि हम भारत से अलग हैं, तो फिर आप उसके अंदर क्यों जाना चाहते हो? सीए के अंदर आप कहते हैं कि उसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं लिखा। इनको ऐसे भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। हाँ, एक जगह एक्सक्लूजन चाहिए, एक जगह आपको इंक्लूजन चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब वैभव देखिए, अब हम आते हैं बॉलीवुड। ये ना दिमाग से भी पैदल लोग हैं, ये थोड़ा सा कुछ हटके, जिसको बॉलीवुड में एक वर्ड है हटके, वैसा अगर सिनेमा बना लेते हैं तो अपने आप को ये लोग पता नहीं क्यों इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं कि साहब हम बहुत बड़े थिंकर फिलोसफर हैं। अरे नहीं यार, तुम फिल्में करो यार, तुम नहीं हो थिंकर फिलोसफर। ना तुम में इतनी अकल थी, ना है, ना रहेगी। अब देखिए ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, और मैंने ट्वीट में ये लिखा था कि जो लोग कल तक झंडे से मोहब्बत नहीं करते थे, आज झंडा फहरा रहे हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, आज कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि नेशनल एंथम जनगण मन, जो राष्ट्रगान है हमारा, जो कह रहे थे कि राष्ट्रगान के लिए आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, वो लोग आज गला फाड़ फाड़ के राष्ट्रगान चिल्ला रहे हैं। गा नहीं रहे, राष्ट्रगान चिल्ला रहे हैं, जनमन गण गा रहे हैं, सबके सामने चिल्ला रहे हैं, चीख से। क्यों? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अपने अनुराग कश्यप फिल्म मेकर और वो दूसरा अनुभव सिन्हा, ये अपना वीडियो बनवाते हैं, हाथ में झंडा लिए जनमन गण गा रहे हैं। ठीक है साहब, आपका हक है, आप हिंदुस्तानी, आप गाइए जनमन गण, शौक से गाइए, फक्र है हमें। झंडा हिला रहे हैं, जनमन गण गा रहे हैं, किसी से वीडियो बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। और यही लोगों ने 2 साल पहले ये बोला था कि एक बात बताइए साहब, जब जनमन गण बजता है तो हमें खड़ा क्यों होना है? हम बैठे, हमारे दिल में इज्जत है, हमें क्या जरूरत है खड़े होने की? आप अपने राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं हो सकते 2 साल पहले, लेकिन आज आप खड़े होकर झंडा फहरा फहरा के जोर जोर से जनमन गण गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट कर रहा है। पर इससे अच्छा आप ये देखिए वैभव, इससे अच्छा कौन हुआ? शर्जील इमाम अच्छा नहीं हुआ? शर्जील इमाम खुल के कहता है कि मैं भारत से नफरत करता हूं, मैं भारत को तोड़ना चाहता हूं। उसके कॉल ऑफ फेल में फर्क तो नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, टेररिस्ट है शर्जील इमाम। जिस तरीके की बातें कर रहा है वो, जिस तरीके की हरकतें करने जा रहा है वो, ही इज ऑलरेडी टेररिस्ट। लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा वो आपसे। मुझे नफरत शर्जील इमाम जैसे लोगों से तो है, पर इससे ज्यादा नफरत उन लोगों से है ना, उन लोगों से है जो मुंह पे भारत की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी। ये वो वाला केस है। अरे हिम्मत है तो बोलो कि नहीं। मैं अनुराग कश्यप जैसे लोगों से और भी लोगों से कह रहा हूं, अनुभव सिन्हा जैसे लोगों से, आप साफ मना करो ना कि कल भी हम नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े हुए थे, हम आज भी खड़े नहीं होंगे, नहीं खड़े होंगे हम। बोल दीजिए साफ साफ के सामने, और बोल दीजिए कि साहब हम सीए के खिलाफ हैं। जब आपको लगा कि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव सूट हो रहा है तो आप फिर खड़े भी हुए, आपने झंडा भी फहराया, आपने गाना भी गाया। ये कैसा दोगलापन है ये? तो ये सब चीजें हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। वापस मैं जिहाद कॉरिडोर की बात करता हूं। जो पूरा इन्होंने मामला बनाया लोगों को सेटल करने का, सुंजवान एक है जम्मू में जगह, बहुत बड़ा कैंट है वैभव, मॉल वॉल भी है उसके सामने और दुकानें हैं, रोड है। रोड की एक तरफ कैंटोनमेंट है और रोड की दूसरी तरफ बहुत बड़ी बस्ती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या बसते हैं। ये तब बसे थे जब जम्मू और कश्मीर स्टेट था, और ये तब बसे थे जब अब्दुल्लास थे और मुफ्तीज थे वहां के चीफ मिनिस्टर। इन लोगों ने बसने दिया। आप और मैं नहीं बस सकते, हम इंडिया के हैं। हम अब लॉज चेंज हुए हैं ना, अब लॉज चेंज हुए हैं, लेकिन उस जमाने में हम नहीं बच सकते थे। अगर हम चाहते कि हमारे पास, ठीक है साहब, हमारे पास 20-30 लाख रुपए, हम जमीन का टुकड़ा छोटा सा प्लॉट लेके अपना घर बना, नहीं कर सकते आप, क्योंकि जेएनके के आर्टिकल 370 था, 35 था। पर अगर बाहर से कोई आए, अगर बाहर से कोई आए, खासतौर से बांग्लादेशी मुस्लिम या रोहिंग्या, तो उसके लिए कोई 370 35 नहीं है। वो स्टेट डिसाइड करेगा कि आप सिटीजन हैं, आप नहीं हैं। उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने सेटल कर दिया वहां पे लोगों को। दे हैव सेटल्ड दोज पीपल देयर, एंड व्हाई हैव दे सेटल्ड इट देयर? देयर इज अ कैंटोनमेंट आउटसाइड। वही चीज है, वही शाहीन बाग वाला मामला।
कल अगर लड़ाई होगी तो पूरे जो सुंजवान है और उसके पीछे जितने भी हमारे कैंट हैं सब लोग जाएंगे, और वहां पे ये जो बांग्लादेशी हैं, यहां पे जो रोहिंग्या हैं, दे विल अगेन ब्लॉक रोड्स। एक बड़ा मशहूर पॉलिटिशियन है आज की तारीख में, उसके बारे में मशहूर है, 1965 में उसने यही काम रामपुर में करा था। उस मशहूर पॉलिटिशियन ने 1965 में, जब भारतीय सेना, रामपुर यहां पड़ता है, दिल्ली यहां पे, उसके परे बरेली है, राइट, फिर इस तरफ हम हापुड़ वापुड़ इस तरफ आ जाते हैं, फिर देन यू कम टू दिस गाजियाबाद नोएडा साइड। रामपुर में बात हुई है 1965 में। वो जो पॉलिटिशियन है आज भी जिंदा है, क्यों जिंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन है जिंदा वो। और वो पॉलिटिशियन ने उस समय भी पथराव करवाया था इंडियन आर्मी के ट्रक्स पे, बसेस पे। उस नेता ने तब भी रोड ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अ ग्रैंड प्लान। ये प्लानिंग चल रही है इनकी, और ये प्लानिंग होगी। हम लोग नहीं समझते इसके बारे में, लेकिन अगर आप देखिए मैं तो फिर वही चीज़ बार बार कोट करता हूं। मेरे पहले सीओ थे कर्नल पाठक, उन्होंने एक ही बात बताई थी, अगर कोई पहली चीज हो पहली बार तो हादसा है, जिसको घटना कह सकते हैं, कोई घटना घट गई, हादसा हो गया। दूसरी बार हुआ तो वो इत्तेफाक है, इट इज अ कोइंसिडेंस। पर अगर तीसरी बार हुआ तो यकीनन वो साजिश है। ये साजिश है क्योंकि बार बार हो रही है, एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन व्हाई इज इट हैपनिंग। अब देखिए, बर्मा, रखीन जो एरिया है जहां से रोहिंग्या आते हैं, ये चाइना भी जा सकते हैं, ये चाइना क्यों नहीं जाते भाई? व्हाई? दे कैन गो टू थाईलैंड। डू दे गो टू थाईलैंड? नो, दे कम टू इंडिया। व्हाई? क्योंकि यहां पे लोग बैठे हैं बाहें खोल के कि आओ मेरे भाई आओ, तुम्हें यहां पे सेटल करेंगे। जितनी जल्दी वेस्ट बंगाल में वैभव या और किन्हीं स्टेट्स में इनको आधार कार्ड मिलते हैं, यूल बी शॉक्ड। लोगों को तो पता नहीं है। हिंदुस्तानियों को हम लोग ना अपने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी अपनी आंखें खोलें। दे कम इन, जब ये वापस आते हैं तो इमीडिएटली उनको आधार कार्ड, इलेक्शन, सब कुछ इनके पास तैयार। अभी हाल ही में वीडियो आया था, बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था किसी गल्फ की कंट्री में। वो वीडियो आया था अभी, बांग्लादेशियों को, आपने देखा भी होगा, बांग्लादेशियों को पकड़ा गल्फ की कंट्री में, इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है। फिर उसके जूते चेक करे, जूते के अंदर उसका बांग्लादेशी पासपोर्ट निकला। अब आपके मुल्क में कोई भी आ जाए, आप कहते हैं वेलकम। अरे वेलकम तो है ही, मना कौन कर रहा है? एक तरीका है ना, एक तरीका है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप अपने घर से बाहर जाते हैं आधे घंटे के लिए, आप 3 ताले लगा कर जाते हैं, और पड़ोसी को और बोलते हैं कि शर्मा जी ज़रा नज़र रखना इस पर, घर पे आ रहे हैं थोड़ी देर में। शर्मा जी भी ड्यूटी के हिसाब से 2 बार आके नज़र मार के चले जाते हैं। तो साहब एक बात बताइए, आप मुल्क को छोड़ देंगे? ऐसा मुल्क में ताला नहीं लगेगा? तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, शाहीन बाग वॉज अ टेस्ट केस। दूसरी एक और चीज है, शाहीन बाग में लोग कौन बैठे हैं वैभव? कोई करोड़पति तो नहीं बैठा वहां पे। वहां पे लोअर मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं, आप जैसे मुझ जैसे लोग बैठे हैं, हो सकता है थोड़े गरीब तबके के लोग बैठे हों, जिनकी दुकानें चलती हों, ऑफिस में जाते हों, कोई रेड़ी लगाने वाला है, कोई दफ्तर में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। आप एक बताइए बात, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, मैं समझ सकता हूं कि करोड़पति काम कर ले, उसके पास करोड़ों रुपए, इज इट पॉसिबल फॉर अ पुअर मैन और फॉर अ मैन हु इज ऑफ द मिडिल क्लास, जो 1-1.5 महीने से वहां पे बैठा है दिन रात, वहां पे दफ्तर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के? मैं नहीं समझ पा रहा कैसे। और जो वहां पे बिरयानी खिला भी रहे हैं, जिसकी फोटोज मीडिया में आई हैं, जो बिरयानी खिला रहे हैं, वो बिरयानी का पैसा कौन दे रहा है भाई? वहां पे मटर कुलचे बिक रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मतलब मुफ्त में। वहां पे चाय बट रही है, पकौड़े बट रहे हैं, सब पिकनिक हो रही है। समबडी इज पेइंग फॉर इट ना। वो जो माइक है जिस पे बात कर रहे हैं, जो माइक वाला है, उसने फ्री में तो माइक नहीं दिया। जिसने कनात लगाई उसने फ्री में तो कनात नहीं दी। हर रोज का पैसा होता है कनात वाले का। इसको पे कौन कर रहा है? पैसा कौन दे रहा है इसका? अपने वो बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है, दीपक चौरसिया वहां पे गए, ठीक है। मैं दीपक चौरसिया के साथ 1-2 डिबेट्स में, प्रोग्राम्स में पार्ट ले चुका हूं, बहुत पहले, 2016 तक।
उसके बाद तो फिर मैं इस चैनल के साथ जुड़ गया, तो आई हैव नॉट बीन ऑन एनी अदर चैनल, बट दीपक चौरसिया के साथ मैंने 1-2 प्रोग्राम करे और अच्छा इंसान है और अच्छे के अलावा पढ़ा लिखा भी है वो दीपक। ही इज़ नॉट लाइक कि मतलब स्क्रिप्ट लिख दी तो उसने पढ़ दी। दीपक चौरसिया को खुद भी पता है क्या हो रहा है, इंटेलिजेंट आदमी है, तो दिमाग है उसका। तो दीपक साहब को इन लोगों ने क्या करा, दीपक चौरसिया ने जाके वहां पे सिर्फ एक बात ये बोली कि साहब ये 1 महीने से ज्यादा लोग यहां पे भीड़ इकट्ठा है, आइए पूछते हैं इनका क्या मकसद है और क्या ये चाहते क्या हैं। भाई वो तो जर्नलिस्ट है, पूछेगा सवाल। दीपक चौरसिया ने सिर्फ यही पूछा था उनसे कि साहब आप लोग बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से। आपने हाथापाई करी दीपक चौरसिया के साथ, एक तो आपने हाथापाई कर दी, ऊपर से एक और जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूं उस लेडी जर्नलिस्ट का। अब देखिए मैं फोन्स पे पढ़ता हूं उसमें फोन पे कि मारिया शकील हैं। मारिया शकील कहती हैं टारगेटिंग अ जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी इज रॉन्ग एंड आई कंडेम इट, बट ये जो जिहादी माइंडसेट है हर समय बट के साथ चलता है। ओसामा बिन लादेन वॉज अ टेररिस्ट, बट, ठीक है ना, हर समय बट। 9/11 वॉज अ ट्रेजेडी, बट। तो अब देखिए मैं दीपक चौरसिया के ऊपर जो असॉल्ट हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इक्वल टू 9/11, बट मैं बताता हूं माइंडसेट तो वही है ना, कम हो या ज्यादा। अब देखिए मारिया शकील कहती हैं बट वी मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाई द माइक विच इज सपोज टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस हैज स्टार्टेड इंटिमिडेटिंग पीपल। Why is the media not trusted by people at large and now a party in this dangerous and polarizing debate? ये मारिया शकील साहिबा ये कहती हैं। अब रोहिणी सिंह हैं, रोहिणी सिंह कहती हैं साहब कि the onus of appropriate behavior is always on the citizens who have been consistently been dehumanized, demonized and abused by the same media. और रोहिणी सिंह का दूसरा ट्वीट है कि let's be honest, hear about a section of the Indian media, Muslim women were protesting. You go there to delegitimize their voice. You go there to delegitimize their voice. You behave like a goon. She's saying Deepak Chaurasia is behaving like a goon. Deepak Chaurasia ने सिर्फ ये बोला नमस्कार मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं ये जानना चाहता हूं साहब आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताइए अपनी बात। दीपक चौरसिया ने प्लेटफॉर्म दिया कि साहब डिबेट हो। So apparently according to her Deepak Chaurasia is behaving like a goon. Your intention wasn't to report. ये भगवान है ये रोहिणी सिंह, शी इज गॉड। इनको पहले इंटेंशन पता लग गया दीपक चौरसिया का, है ना। योर इंटेंशन वॉज टू डेमोनाइज मुस्लिम्स अगेन। सबसे बढ़िया ट्वीट आया जैनब सिकंदर का, जो कि खुद जर्नलिस्ट है बाय द वे। शाहीन बाग वॉज रादर पोलाइट टू यू चौरसिया। आपने दीपक चौरसिया के साथ धक्का मुक्की करी, वायलेंस परपेट्रेट करा, ये कहते हैं कि पोलाइट था आपके, मतलब आपके साथ और कुछ भी हो सकता था, शुक्र मनाएं आप। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं, ये लोग जिहादियों को कवरिंग फायर देते हैं। अगर आपका प्रोटेस्ट शाहीन बाग का सच्चा है, राइट, अगर आपका प्रोटेस्ट शाहीन बाग का सच्चा है तो बोलिए साहब सच्चा है, आओ देखो क्या है, कुछ छुपाने के लिए चीज है। भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आपने बाबा साहेब की फोटो वहां पे लगा रहे। मैं इसके बाद एक और बात बताऊंगा बाबा साहेब के बारे में। आपने बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगा रखी है वहां पे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट जिसका मैं नहीं नाम लूंगा, उनको ऐसे वेलकम वहां पे शाहीन बाग में करा जाता है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ कोई भाई हो। लोग गले भी मिल रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और दूसरा जर्नलिस्ट जाता है। यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई लेना देना नहीं है। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई लेना देना नहीं है। यू डू नॉट वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू जस्ट वांट योर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपके साथ है आप उसको वेलकम करेंगे, जो आपको जिसमें शक हो गया, आपको हल्का सा भी शक हुआ कि वो हो सकता है आपके खिलाफ बोले, आप उसको पीट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। जैसे जॉर्ज बुश ने बोला था ना एक बार, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। साफ सीधी बात है, इट्स माय वे और द हाईवे। इन्होंने वही कर रखा है। फिर ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं साहब, ये कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अंबेडकर। अब देखिए हम सब कहते हैं भारत सेक्युलर है और अच्छी बात है कि भारत सेक्युलर है। देखिए जो सेक्युलरिज्म है ना, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं 100%, एंड देयर इज नो वे, दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीबडी। पर सेक्युलरिज्म के भी हमारे मुल्क में 50 मतलब है। अगर सेक्युलरिज्म का यह मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मैं सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता हूं, खुल के बोल रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर की डेथ हुई 1956 में,
1956 बाबा साहेब अंबेडकर इस दुनिया से चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हमें दिया जिसको इंडिया फॉलो करती है। 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में, 100 से ज्यादा। पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पढ़ता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो है जो प्लेज है पूरी, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पढ़ते हैं सब लोग, इसी की कस्में खाते हैं। पर ये जो वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट है, ये डाला गया था 1976 में। 20 साल बाबा साहेब अंबेडकर के डेथ के 20 साल के बाद डाला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड्स गलत हैं, सोशलिस्ट से मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज सोशलिज्म इज अ स्कैम। मुझे वर्ड सोशलिज्म से मेरे अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, सोशलिज्म सेक्युलर होना चाहिए वर्ड वहां पे, बट आप इसको बाबा साहेब को आप मत बोलें कि बाबा साहेब ने बोला था कि ये वर्ड डालो। ये उनकी मृत्यु के 20 साल के बाद डाला गया। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने वर्ड सेक्युलर लिखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फोटो आप टांग के अपने शाहीन बाग में टांग रखिए कि दिस थिंग इज इन डेंजर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। भाई तो आप देख रहे हैं ना क्या गेम चल रहा है वहां पे। एक तरफ आप जिहाद कॉरिडोर बना रहे हैं, एक तरफ आप पानी चेक कर रहे हैं कि कितना गर्म है पानी, और दूसरे लोगों ने आपने आम लोगों को, जो वहां पे आम मुस्लिम शाहीन बाग के, उनको आपने बेवकूफ बना रखा है। दिल्ली में आने वाले हैं चुनाव, और सारे लोग ये देख रहे हैं बैठ के कि भैया शाहीन बाग वो नींबू है कि इसमें से हम कितना रस निचोड़ लें। बच्चे स्कूल ना जाएं कोई बात नहीं, गरीब का घर चले ना चले कोई बात नहीं, मुझे वोट कैसे मिले ये बताओ यार, मुझे वोट कैसे मिले। आई एम इंटरेस्टेड इन वोट्स। यही तो हो रहा है वहां पे। कोई ना कोई तो पॉलिटिशियन है, कोई ना कोई तो बिजनेसमैन है जो फंड कर रहा है, वरना कोई बेवकूफ है रोज आपको बैठ के बिरयानी खिलाएगा और आपको चाय पिलाएगा। और ऐसी कौन सी भारत की आज़ादी के लिए आप वहां पे जंग लड़ रहे हैं साहब कि आप कह रहे हैं हम सब कुछ छोड़ के वहां पे बैठे। ऐसा कोई छोड़ छाड़ के नहीं है। वहां पे लोगों से मीडिया गया तो लोगों को सीए का फुल फॉर्म नहीं पता था। मैं सीए को सपोर्ट करता हूं। क्यों सपोर्ट करता हूं? क्योंकि मैंने पढ़ा है। आत्मा हर एक इंसान की होती है। आप आंखें खोल के पढ़िए एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आता आप अपोज करिए। पढ़ाई नहीं आपने सीए और आप अपोज कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कहता है कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, लोगों ने हाय मणिशंकर अय्यर, अगला मसीहा हमारा यही है मणिशंकर अय्यर। चोर है वो यार, ही इज अ बड़ी थीफ, ही हैज बीन अब्यूजिंग द आर्मी चीफ इन द पास्ट। ये सब ऐसे ही है, टूटे फूटे हथियार, फूके कारतूस, अलग अलग पार्टियों के। वहां पे कौन सा बड़ा नेता आया? वहां पर राहुल गांधी आया है क्या? आप बताइए। वहां पे कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता? एक शशि थरूर आया था एक बार के लिए, और जामिया वालों ने वैसे ही उसकी बेइज्जती कर दी बेचारे की। आप बताइए कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता आया वहां पे? आम आदमी पार्टी का कौन सा बड़ा नेता है? लेफ्ट, जो लेफ्ट विंग है और इस्लामिस्ट के बीच में भारत में हर समय गठजोड़ रहा है। वो जो पूरा है ना कि हम देखेंगे, लाजिम भी नहीं है, वो लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और नुक्ता मन से लगा देते हैं ना ये कहीं पर भी, तो जहन्नुम हो जाए। उनको लगता है नुक्ता लगा के उर्दू बन जाएगी, जहन्नम जो है वो जहन्नुम जो जहन्नुम हो जाएगी। तो है बड़े कलाकार। तो क्या हुआ कि लेफ्ट और इस्लामिस्ट्स का हर समय गठजोड़ रहा है इंडिया में। मैं मुस्लिम नहीं बोल रहा, मैं इस्लामिस्ट्स बोल रहा हूं। दोज हु फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ अ हार्डकोर पॉलिटिकल इस्लाम। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। जो इस्लामिस्ट हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो उनको बेवकूफ बना रहे हैं जो माओ को और लेनिन को अपना भगवान मानते हैं, और जो लेनिन और माओ को अपना भगवान मानते हैं वो उनको बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे भाई? बेसिक टीचिंग्स में क्या है? जहां तक लादीनियत की बात है, एब्सेंस ऑफ रिलीजन की बात है, जहां तक बात है कि साहब आप इस्लाम मानेंगे और जो कोई भी मजहब नहीं मानेगा, राइट, वो तो वाजिबुल कत्ल है। तो असली में अगर आप शरिया उठा के देखेंगे तो लेफ्ट वाले वाजिबुल कत्ल हैं। और आप लेफ्ट का देखिए लिटरेचर पूरा, वो कहते हैं अल्लाह भगवान कोई है ही नहीं। रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ द मासेस। भाई, ना हिंदुओं का भगवान है, ना मुसलमानों का अल्लाह है, कोई नहीं है, ये सब झूठ है। ये लेफ्ट वाले कहते हैं। तो
अगर ये दोनों के दोनों अपनी किताबें पढ़ें, जो उनके लिए मुकद्दस है और उनके लिए मुकद्दस है, ये एक दूसरे का गला काटेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए एक्चुअली वाजिबुल कत्ल हैं ये। पर एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस बन रखा है दोनों के बीच में। सॉरी, और दोनों की बात में कॉमन है, देयर इज अ हेट्रेड फॉर इंडिया। मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ठीक है? आम मुसलमान भारतीय सेना में भी है, देश के लिए जान भी देता है, एंड अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों का क्या काम है यार? उनका वही काम है जो हिंदुओं का काम है। बच्चों को स्कूल भेज दिया, माँ बाप को अस्पताल ले गए, अपना लोन चुकाया, अपना टैक्स दिया, अपनी दुकान पे बैठे, अपने काम पे गए, शर्ट पहनी, पैंट पहनी, बाइक पकड़ी, जॉब पे, यही तो करता है मुसलमान। बट जो इस्लामिस्ट है वो अलग है, वो बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। अब मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इस थियोरी पे दोनों का गठजोड़ बना है। आइडियली अगर आप ये शरिया पढ़ें, कोडिफाइड लॉज जो हैं, या ये कार्ल मार्क्स को पढ़ें, तो एक दूसरे का गला काटेंगे। लेकिन दोनों क्योंकि हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, तो इनकी बड़ी मोहब्बत हो गई साहब, इनका गठजोड़ हो गया, और यही करते आ रहे हैं। तब आप इसलिए पता लगेगा, जो केरला का चीफ मिनिस्टर था 1962 में, वो चाइनीज सोल्जर्स के लिए ब्लड डोनेशन करवा रहा था। एंड ही सेड कि आई विल नॉट गिव ब्लड टू इंडियन सोल्जर, मैं हिंदुस्तानी फौजियों को खून नहीं दूंगा। 1962 में जब लड़ाई हुई थी, ये कम्युनिस्ट का हाल है, आई विल नॉट गिव ब्लड। और दूसरी एक चीज़ है ना, ये जो स्पीचेस हैं कि द रेड आर्मी इज कमिंग फॉर द लिबरेशन, ये आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले की स्पीचेस थी जेएनयू में। देखिए, मैं तो एक और बात बताता हूँ वैभव, ये बात सिर्फ लेफ्ट की नहीं है। जेएनयू के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर एक माहौल बन चुका है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देशद्रोह का माहौल है, मैं इतनी इस लेवल पे बात नहीं कहूँगा अभी। इट्स अ वेरी फनी एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स का खुदा मानने लगा, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। हो सकता है गांजा फूके, मैं ये नहीं कह रहा सभी गांजा फूकते होंगे, कुछ फूकते होंगे, पर ऐसा नहीं कि जेएनयू में फूकते हैं या डीयू में भी फूकते थे लोग। जब हम पढ़ते थे तो हमने भी देखा था गांजा फूकते हुए, वो जेएनयू वाले नहीं थे। तो पर हाँ, आपका मार्क्स से, लेनिन से, माओ से मिलाप गांजा फूंक के जल्दी हो जाता है, आसानी से आप माओ समझ पाते हैं गांजा वांजा फूंक के। तो ये देखिए, गांजे के अलावा वैभव क्या हो रहा है ना, कि अपना वॉइस रेज करो, अपनी आवाज उठाओ, बिल्कुल सब ठीक है, कोई नहीं कह रहा आपसे दब के रहिए, लेकिन यहां पे अपने आप को एक इको चेंबर में है वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि साहब हम इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन दे रहे हैं कंट्री को। भाई साहब, आपके इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कंट्री को, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड देयर इज ओनली वन वे। आप आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, मेजोरिटी लाइए पार्लियामेंट में, फिर जो डायरेक्शन मुल्क को देना दीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव आप जीत नहीं सकते क्योंकि लोग आपसे नफरत करते हैं। भाई एक बात बताइए, लेफ्ट वाले कोई चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्यों नहीं जीत पाए कोई चुनाव आज तक? इनका एक दो राज्यों में है, इनकी केरला के अलावा आई थिंक त्रिपुरा में था इनका कुछ मामला, अभी भी नहीं है, अब नहीं है त्रिपुरा में इनका, एक यहाँ पे एक आध जगह है इनका लेफ्ट का, केरला में। तो ये पूरे हिंदुस्तान में राज क्यों नहीं कर पाए? जबकि इनका मैसेज इक्वालिटी का है, और जहां पे इतनी गरीबी है, इनको तो गरीब नहीं मानता इनकी बात। मैं बताता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो गरीब है, ये कहते हैं कि इनका पता क्या है, एक गरीब है एक अमीर है। लेफ्ट कहती है, लेफ्ट ये नहीं कहती कि हम गरीब को अमीर कैसे बनाएंगे, लेफ्ट कहती है जो अमीर है उसको साले को गरीब कैसे बनाएंगे ना, सभी गरीब बन जाओ, ये लेफ्ट कहता है। हिंदुस्तान का गरीब ये कहता है कि यार मुझे ऊपर उठना है, आप उसको उठने नहीं देते, आप माइंडसेट ही नहीं समझ रहे, और आप हर चीज को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, फिलिस्तीन पहुंच जाते हैं। ये चीजों का हकीकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, सब लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हैं यहां पे। वैभव, एक टर्म आया था और काफी सालों से चल रहा है, अर्बन नक्सल। मैं आज एक और टर्म देना चाहता हूं, अर्बन जिहादी। ये अर्बन जिहादी कौन है? ये खुद हाथ में लेके हथियार ये जाते नहीं है जिहाद लड़ने के लिए। ये यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, ये जर्नलिस्ट्स हैं, ये आम लोग हैं जो कि हर एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। दीपक चौरसिया को मारा गलत है, बट ये लोग बट वाले हैं।
ये हर चीज में बट डालते हैं। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करा, बहुत बुरा करा, मगर तो बट आ गया, मगर आ गया, इफ आ गया, वाई आ गया, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डालना। दीज आर द पीपल हु एक्चुअली आर अर्बन जिहादीज। ये लोग कलम से जिहाद करते हैं, ये लोग ट्विटर से जिहाद करते हैं। अब देखिए, हमें तो फैक्चुअल चीजें देखनी है वैभव, हमें यह देखना है कि साहब अगर कोई जर्नलिस्ट शाहीन बाग जाता है, वो क्या कर रहा है? वो भीड़ को उकसा रहा है? नहीं। वो कोई गलत बात कह रहा है? नहीं। अगर वो गलत बात भी कह रहा है, आप पुलिस को बुलाइए, आप पुलिस को बुलाइए। आपने एक जर्नलिस्ट को पीट दिया, अब पुलिस आके आपको पीटेगी तो आप क्या करेंगे? विक्टिम प्ले करेंगे कि साहब हमारे साथ तो बहुत गलत करा स्टेट ने, और साहब कॉन्स्टिट्यूशन है, और अब आर्टिकल 14 हैज बिकम एवरीबडीज फेवरेट नाउअडेज। और पढ़ा नहीं है 99% आर्टिकल, मैं तो पढ़ चुका हूँ आर्टिकल 14, तो मैं बताऊँ, बट ऑल दीज पीपल आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वही रोना गाना गाएंगे। इनको और कुछ इनके पल्ले नहीं है, इन्होंने यही करना है। तो लोग कहते हैं ना कि अब जिहाद है, और मैं ये बात मैंने नोट करी है कि आप इसको ना सिर्फ इस्लाम से ना जोड़ें या मुसलमानों से ना जोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमानों, तब आप यहाँ पे हिंदू भी कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे और मज़हब के लोग भी कर रहे हैं ऐसा। वैभव, एक नया टर्म मैं कॉइन करता हूँ आज। आपने अर्बन नक्सल सुना होगा, मैं आज बताता हूँ अर्बन जिहादी। ये जो आप देख रहे हैं ना अर्बन जिहादी, जैसे लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी होने के लिए किसी खास मज़हब का होना ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं ये बात। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आतंकवादी का सपोर्टर बनने के लिए भी किसी खास मज़हब का होना ज़रूरी नहीं है। और आप देख रहे हैं अपने सामने लोग डिफेंड कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट वहां पे पीटा जा रहा है और उसको लोग डिफेंड कर रहे हैं कि साहब आप लोग डेमोनाइज करते हैं, आप लोग इनको बुरा भला कहते हैं, इसलिए आप, यानी कि आप वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और भगवान न करे, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन ये वायलेंस अगर कल आपके साथ हो तो आप तो सड़क पे लेट जाएंगे और बोलेंगे साहब देखिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। दोनों तरफ से चलता है ना। आप वायलेंस को कंडेम करिए और आप बोलिए कि साहब जो जर्नलिस्ट के साथ ओबी वैन्स जला दिए हैं, मेरे जान पहचान का जर्नलिस्ट है, वो जामिया का लड़का था, उसको इतना मारा, अस्पताल में भर्ती हो गया। क्यों भाई? वो क्या कर रहा था? वो अपना काम करने गया था। तो ये है, दिस माइंडसेट इज जिहादी, कि हम सिर्फ एक जो हमारी सोच है वही सोच चलेगी, दूसरी सोच को हम वेलकम नहीं करेंगे। दिस इज द जिहादी माइंडसेट दैट इज एक्चुअली प्रेवलेंट अमंग सम पीपल एट शाहीन बाग। और मैं देश पे छोड़ता हूँ वैभव, मैं मुल्क पे छोड़ता हूँ। आप लोग खुद पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, अकलमंद हैं, आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ये पानी को टेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। काली माँ को हिजाब पहना दिया, आपने टेस्ट करा हल्का सा, आपने देखा पानी कितना गर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ना, ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कुछ और डालेंगे, अब फिर पानी चेक करेंगे कितना गर्म हुआ, और एक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन कोई चीज़ आपने इनके खिलाफ बोल दी, इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो फिर जैसे उसने बोला था कि भाई आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मार पिटाई पे उतर आएंगे। फिर शर्जील इमाम निकलेगा जो बोलेगा कि साहब इंडियन आर्मी को जाने मत दो, असम को अलग कर दो देश से। तो ये चीज़ है, ये सब वैभव कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, ये डंडे के आ रहे हैं। इनको प्यार मोहब्बत की ज़बान समझ में नहीं आती, क्योंकि सोच क्या है, इनको क्या करना है, और अब इनको रोकना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं देश मिल के इनको रोके। और कैसे रोकेंगे? इनके ऊपर कानून कार्रवाई करे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईपीसी है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप मोदी की बुराई करिए, आप अमित शाह की बुराई करिए, आप भाजपा आरएसएस की बुराई करिए, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि देश के टुकड़े कर दो और हम इंडियन आर्मी को जाने नहीं देंगे वहां पे, तो फिर आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, दिस इज सेडिशन। और इसमें फिर लॉ ऑफ सेडिशन अप्लाई करता है आपके ऊपर। मैं बाकी भारत के दोस्तों के ऊपर, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हमशहरी हैं यहाँ पे, जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। जय हिंद।